हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजेंट साइंसेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, कोशिका की रचना और कार्य। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिन जिन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कोशिका की परिभाषा के बारे में, कोशिका की डिफिनेशन क्या है, और साथ साथ हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को समझेंगे और इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, यानी कोशिका के कौन से दो इंपॉर्टेंट प्रकार हैं, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेजर डिफरेंस क्या है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। आइए इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। उन सारे व्यूवर्स से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना जो है, और अपने कमेंट्स, वैल्यूएबल कमेंट्स, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, जिससे हमें जो है और आगे वीडियोस बनाने में कुछ प्रोत्साहन प्राप्त हो। ठीक है, आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका की रचना और कार्य, इस टाइटल के संबंधित सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रुडोल्फ पीटर्स। ठीक है, सर रुडोल्फ पीटर्स ने 1968 में 1968 में एक क्वाइट किया था इन्होंने कि द लिविंग सेल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन नेचर, यानी प्रकृति में जो है आपका जो लिविंग सेल है, यानी आपका जो जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका की खोज सबसे महत्वपूर्ण खोज रही है। ठीक है, इन्होंने बताया कि यानी जो नेचर में, यानी जो प्रकृति में जो जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका की खोज एक महत्वपूर्ण खोज साबित सिद्ध हुई थी। ठीक है, अर्थात जब इस लिविंग सेल की खोज की गई, ठीक है, तो एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। ठीक है, नेचर के बारे में अधिक से अधिक चीज़ें जानने का अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है, आइए हम बात करते हैं इसके डिफिनेशन की, इसकी परिभाषा के बारे में। तो पहले हम एकदम सिंपल सी बात समझ लेते हैं कि जो कोशिका होती है, कोशिका किसी भी सजीव की, वो चाहे पौधा हो या जंतु हो, उसकी संरचनात्मक और उसकी क्रियात्मक इकाई होती है, उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, अर्थात उसकी हम बनावट की बात करें या उसके कार्य से संबंधित बात करें, तो दोनों का जो यूनिट है, यानी जो इकाई है, ठीक है, वो कोशिका को माना जाता है। अब शुरुआत करते हैं। कोशिका जीवधारियों की संरचना एवं जैविक क्रियाओं की गई है। जैविक क्रियाओं का मतलब सबका बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, ऐसी क्रियाएं जिनके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, जैसे आपका रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, आपका डिफ्यूजन हो गया। ठीक है, ऐसे ही या विभिन्न प्रकार के जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जैविक अणुओं का जो निर्माण है, ये सब जैविक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सब चीज़ें जो है आपका कोशिका जीवधारियों की संरचना में जैविक क्रियाओं की इकाई है, जो अवकलीय पारगम कला से घिरी होती है, अर्थात एक ये कवरिंग द्वारा कवर्ड होती है, जिसे हम डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे कहते हैं अवकलीय पारगम कला। ठीक है, और साथ ही साथ कोशिका में स्वतः जनन की सामर्थ्य भी होती है। ठीक है, इसमें सेल्फ रिप्रोडक्शन की भी क्षमता होती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटा संगठित रूप है, जिसे हम सामूहिक रूप से, और जिसमें वो सभी क्रियाएं होती हैं जिनकी हम सामूहिक रूप से जीवन कर सकते हैं। ठीक है, तो जीवन से संबंधित सब कुछ इसमें चीज़ें घटित होने वाली घटनाएं होती हैं। ठीक है, कोशिका में। ठीक है, मीन्स आपको कह सकते हैं कि ये आपका यूनिट ऑफ लाइफ होती है, जीवन की इकाई होती है। क्या होती है? जीवन की इकाई हम इसको कह सकते हैं, किसको? कोशिका को, सेल को। ठीक है, नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कोशिका की खोज के बारे में। तो 1665 में एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले जो है कोशिका के बारे में फर्स्ट अटैम्प्ट किया था डिस्कवरी के बारे में। तो इन्होंने बोतल की कार्क में देखा, उसका एक थिन लेयर, यानी उसकी एक पतली परत को स्टडी किया, और उसमें इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं देखी। इस तरीके से ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉम्स देखे, इस मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं ऐसे देखी, और इन कंपार्टमेंट्स को इन्होंने सेल का नाम दिया। इस फैक्ट को इन्होंने अपनी एक पुस्तक, इनकी पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया, उसमें पब्लिश कराया। ठीक है, और वास्तव में जो ये कंपार्टमेंट इन्होंने देखा था, जिसको इन्होंने सेल कहा था, ये वास्तव में सेल वॉल था, इनकी कोशिका भित्ति थी। ठीक है, चूँकि ये नॉन लिविंग है। ठीक है, ये निर्जीव है, क्योंकि कोशिकाएं, ठीक है, नॉन लिविंग है, इसलिए इन्होंने सेल वॉल देखा था, कोशिका भित्ति देखा था। तो कोशिका भित्तियों के आधार पर इन्होंने कोशिका शब्द को क्वाइंट किया था। जो लिविंग सेल की बात करें, ठीक है, जिसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, तो लिविंग सेल की खोज की थी 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका, यानी आपका लिविंग सेल्स का स्टडी किया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें तो वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन और जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान ने क्या किया था, इन्होंने कोशिकावाद सिद्धांत 1839 में 1839 में इन्होंने कोशिकावाद सिद्धांत, यानी आपका सेल थियरी, एक प्रिंसिपल दिया था, एक डोगमा दिया था। कोशिकावाद सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और सॉन ने। और बताया कि कोशिकाएं जो होती हैं, आपका जो सेल्स हैं, वो आपका पौधों और जंतुओं की रचनात्मक इकाई होती हैं। इसको हम ऊपर ही बता चुके हैं कि यानी जो पौधे और जो जंतु होते हैं, उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है आपका सेल्स होती हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो परकिंजे एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1837 में कोशिका के जीवित पदार्थ को, इसका जो लिविंग पार्ट होता है, उसे प्रोटोप्लाज्म जीवित द्रव्य का नाम दिया। आगे बात करते हैं 1858 में रुडोल्फ फर्सो नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि जो नई कोशिकाएं होती हैं, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से ही जो उपस्थित पुरानी कोशिका है, उसमें सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री थी सेल से रिलेटेड। ठीक है,
आज हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी को हमने बता दिया कि यानी कोशिकावाद यानी आपका जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी को स्लाइडर और स्वान ने जो है कॉइंट किया था। अब सेल थ्योरी में 2-3 बातें हैं, उसको समझ लेते हैं। कोशिकावाद क्या है या कोशिका सिद्धांत किसे कहते हैं। तो सभी जो जीव होते हैं, सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। फर्स्ट फैक्ट हो गया इसमें सेल थ्योरी में। दूसरी बात यह है कि कोशिका जीव के शरीर में कार्य की मूलभूत इकाई है और जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोशिकाओं में ही संपन्न होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनती हैं, यानी जो नई कोशिका है, नई कोशिका पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग जो सेल है उसी से उसमें डिवीजन के फलस्वरूप बनेगी, ठीक है। अचानक से कोई नई कोशिका नहीं बन जाती है। ये प्लांट सेल का फिगर है। प्लांट सेल का फिगर हम किसी एक वीडियो में ले आएंगे और पूरा डिटेल में बताएंगे कि कैसे प्लांट सेल का फिगर बनाया जाता है, ठीक है। उसको हम बनवाना सिखाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर इसको नहीं देखते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स के, ठीक है, कोशिका के प्रकार में। तो जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो जीवधारी होते हैं, जीवधारियों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं? फर्स्ट है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा है आपका यूकैरियोटिक सेल्स। प्रो मीन्स आपका प्रिमिटिव यानी आपका जो पुरानी वाली कोशिकाएं हैं, ये न्यू वाली कोशिकाएं हैं, नई वाली कोशिकाएं हैं। वर्तमान समय में दोनों पाई जाती हैं, लेकिन जो ज़्यादा डेवलप हैं वो आपका यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक्स वो सब आपका लोअर ऑर्गेनिज्म यानी जो निम्न कोटि वाले जीव हैं उनमें देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक सभी हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है सुकेंद्रीय कोशिकाएं। आइए अब एक एक कोशिका की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव यानी प्राचीन यानी आद्य यानी अनडेवलप, और कैरियन मीन्स आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो जिसमें केंद्रक अनडेवलप हो उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो रचना के आधार पर यह कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो इन्हें आद्य कोशिकाएं कहते हैं, इन्हें प्रिमिटिव सेल्स कहते हैं, यानी प्राचीन कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं में जो केंद्रक कला जो होती है यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है। और जिस कारण जो केंद्रक में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, जिसमें इसमें आपका प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल मीन्स आपका डीएनए और आरएनए, ये कोशिका द्रव्य के सीधे कांटेक्ट में रहते हैं, सीधे संपर्क में रहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिसमें आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है यानी जो केंद्रक जो कला होती है वो नहीं पाई जाती है, तो ऐसी कोशिकाओं को हम कलाविहीन केंद्रक कहते हैं, और या इन्हें आरंभिक केंद्रक या न्यूक्लियाइड कहते हैं, ठीक है। इन कोशिकाओं में पूर्ण रूप से जो विभिन्न प्रकार के जो विकसित कोशिकांग हैं, ठीक है, जैसे इसमें हो गया प्लास्टिड यानी लवक की बात करें, इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें, गोल्जी काय या गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें, इसमें आपका तारका यानी आपका जो सेंट्रियोल हो गया, माइट्रोकांडिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये विभिन्न प्रकार के जो विकसित कोशिकांग हैं वो सब नहीं पाए जाते हैं। हाँ, लेकिन इसमें राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन राइबोसोम का 70S वाला टाइप होता है। इसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। डीएनए जो है आपका हिस्टोन नामक प्रोटीन के साथ संबद्ध यानी उसके साथ जुड़ा नहीं होता है, ठीक है। ये एक फिगर हमने दिखाया हुआ है इसमें, ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, बैक्टीरिया का सेल है। एग्जाम्पल की बात करें तो यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसका एग्जाम्पल कहाँ पाया जाता है, तो इसके एग्जाम्पल आप देखने को मिलेंगे आपको ब्लू ग्रेन एल्गी यानी नीले हरे शैवालों में, और साथ साथ बैक्टीरियल सेल में देखने को मिलेंगे इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा प्रकार है वो है यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं सुकेंद्र की कोशिकाएं। यूकैरियोटिक इसको हिंदी में कहते हैं सुकेंद्र की कोशिका। सु मीन्स आपका सुंदर, केंद्रकीय यानी आपका केंद्रक, सुकेंद्र की कोशिका, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स मीन आपका सुकेंद्र की कोशिकाएं। अब इसको हम इसके वर्ड मीनिंग समझते हैं। यू मीन्स होता है गुड और वेल यानी आपका अच्छा यानी सुव्यवस्थित, यानी कैरियन मीन्स आपका न्यूक्लियस यानी जिसका केंद्रक यानी अच्छे तरीके से हो, बढ़िया वाला हो, ठीक है, या इसको हम ट्रू न्यूक्लियस कह सकते हैं, ठीक है, वास्तविक केंद्रक। तो इस प्रकार की कोशिकाएं यानी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं पूर्ण विकसित केंद्रक और इकाई भित्तियों से घिरे विभिन्न कोशिकांगों, इसमें जो केंद्रक होता है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है यानी वास्तविक केंद्रक होता है, और इकाई भित्तियों से घिरे, ठीक है, यानी जो इसमें जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है, केंद्रक कलाएँ होती हैं, वो यूनिट मेम्ब्रेन यानी एकक कला से घिरी होती है, और साथ साथ एकक कला से घिरे और बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, जैसे इसमें आपका हरित लवक हो गया यानी आपका क्लोरोप्लास्ट, माइट्रोकांडिया, गोल्जी काय इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो विकसित कोशिकांग हैं वो भी पाए जाते हैं इसमें। डीएनए हिस्टोन नामक प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जो प्रोकैरियोटिक्स में हमने जो 2 एग्जाम्पल बताए थे उसको छोड़ करके अधिकांशतः जो है पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं में इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं यूकैरियोटिक्स, ठीक है। यहाँ पर हमने जो फिगर दिखाया था ये यूकैरियोटिक सेल्स का है। अब हम थोड़ा सा लास्ट जो टॉपिक को हम कवर करते हैं वो डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में मेजर डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम साइज़ की बात करते हैं, साइज ऑफ सेल्स की, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनकी साइज़ थोड़ी सी छोटी होती है, तो टिपिकली 0.2 मिलीमाइक्रॉन इन डायमीटर, यानी का जो व्यास होता है वो आपका 0.2 से लेकर 2 मिलीमाइक्रॉन के समथिंग होता है, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक होते हैं इनका व्यास थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। इनके व्यास को यहाँ पर दिखाया गया है 10 से लेकर 100 मिलीमाइक्रॉन डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट अगली एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमने बताया था कि बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक्स में, ठीक है, या ब्लू ग्रीन एल्गी इसको कहते हैं। और ये आपका यूकैरियोटिक्स में एनिमल्स और प्लांट्स अधिकांश जो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एनिमल्स और प्लांट की सेल्स होती हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स ही होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियस की बात करते केंद्रक की, केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें प्रेजेंट होता है।
मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गन सेल्स, जो विभिन्न प्रकार के जो कलाओं वाले जो कोशिकांग होते हैं वो सब इसमें नहीं पाए जाते हैं और इसमें वो सब उपस्थित होते हैं, जिनमें नाम दिया गया है। इसमें लाइसोसोम है, आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये सब विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं, जो कलाओं वाले कोशिकांग हैं, वो सब इसमें पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगली हम बात करें तो फ्लैजिला की। फ्लैजिला ये ऐसे मोवेल ऑर्गन सेल्स ऐसे कोशिकांग होते हैं जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कोशिका को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायक होते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, ये आपका 2 प्रोटीन द्वारा जो है बने हुए होते हैं, यानी सिंपल होते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है इसमें। कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये विभिन्न प्रकार के जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स द्वारा बने होते हैं। सेल वॉल की बात करें कोशिका भित्ति की, तो यूजुअली प्रेजेंट केमिकली कॉम्प्लेक्स पाई जाती है सेल वॉल, और रासायनिक रूप से काफ़ी जटिल होती है। ओनली इन प्लांट सेल्स, ठीक है, केवल पौधों में और फंजाई हैं इनमें पाई जाती है, और केमिकली सिंपलर यानी रासायनिक रूप से काफ़ी सरल होती है। नेक्स्ट बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद स्टेरॉइड की, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में स्टेरॉइड तो यूजुअली नहीं पाया जाता है, और पाया जाता है इसमें, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी जो सेल वॉल के जस्ट नीचे वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो स्टेरॉइड के साथ, स्टेरॉइड इसमें आपका प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, स्टेरॉइड इसमें होता है। साइटोप्लाज्म की बात रही, जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य में कुछ चीज़ें इसमें होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो इसमें आपका हम बात करें प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक में साइटोस्केलेटल, ठीक है, साइटोस्केलेटल क्या है, किसी दिन आपको बताएंगे इस टर्म को। साइटोस्केलेटल यानी जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य कुछ स्केलेटल जैसी संरचना बना लेता है, कुछ कंकाल की जैसी संरचनाएं बनाता है। तो जो साइटोप्लाज्म जब स्केलेटल बनाता है तो उसे साइटोस्केलेटल कहते हैं। तो साइटोस्केलेटल इसमें नहीं बना पाता है प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में साइटोस्केलेटल देखने को मिलता है, ठीक है। ये साइटोस्केलेटल जो होते हैं ये विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांगों को एक निश्चित स्थान प्रदान करते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रीमिंग होती है, यानी जो कोशिका द्रव्य के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती हैं, वो भी इसमें देखने को नहीं मिलती हैं। इसमें भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम इसमें छोटा वाला होता है 70s वाला, इसमें लार्जर बड़ा वाला होता है 80s वाला। सेल डिवीजन की बात करें कोशिका विभाजन की, तो कोशिका विभाजन इसमें बाइनरी फिजन द्वारा होता है, इसमें माइटोसिस द्वारा होता है, अर्थात इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में, यानी इसमें जो क्रोमोसोम्स डेवलप हो नहीं पाता है, ठीक है, तो ट्रू क्रोमोसोम होता नहीं है, ठीक है, और इसलिए एक ही धागा पाया जाता है, ठीक है, एक धागे में संरचना पाई जाती है, ठीक है, और इसमें ट्रू क्रोमोसोम पाया जाता है और इसकी संख्या हमेशा एक से ज़्यादा होती है, मोर देन 1, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, लास्ट इसमें जो पॉइंट है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसमें मियोसिस यानी अर्धसमसूत्री, इसमें आपका जो मियोसिस यानी आपका अर्धसूत्री विभाजन जो आपका यानी मियोसिस जो होता है वो देखने को नहीं मिलता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका ट्रांसफ़र होता है उसका खंडों के रूप में, इसे कंजुगेशन टाइप इसका एक हो गया, और इसमें मियोसिस होता है, अर्थात मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, इसमें जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, फिर उसके बाद न्यू इंडिविजुअल बनेगा। तो ये सब सारी प्रक्रियाएं परफॉर्म होती हैं अर्थात मियोसिस के माध्यम से, अर्थात मियोसिस इन्वॉल्व होता है, इसमें मियोसिस का इन्वॉल्वेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। इसको 1 से 2 बार आप बेहतर तरीके से इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और समझिएगा, आसानी से चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी। बहुत ही सिंपल टॉपिक था आज, इसलिए हमने थोड़ा सा फास्ट भी शायद इसको पढ़ा दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसको जो है फिर से किसी दिन बेहतर तरीके से ऑन बोर्ड्स यानी बोर्ड्स पर हम इसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चूँकि इसमें हमारे पास बोर्ड की उपलब्धता नहीं है। अच्छा, इसमें हम बता देते हैं फ्लैजिला, ने फ्लैजिला का जिक्र किया था, तो ये फ्लैजिला यहाँ पर ही दिखाया गया है। फ्लैजिला ये मोबाइल आर्गन से हैं, ठीक है, ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक्स में देखने को मिलते हैं, यूकैरियोटिक्स में ये नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं, और यूकैरियोटिक्स में होते भी हैं तो थोड़ा सा ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ये आपका प्रोकैरियोटिक्स में सिंपलर होते हैं, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। इसको 1 से 2 बार बेहतर तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा, और आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। बस आज की वीडियो को बस यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा अपने सुझाव हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ हम उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।